जी ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक और बात करेंगे कि आज के प्रोग्राम में एक खास टॉपिक है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं जिसकी हम सबको इस वक्त जरूरत है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो हम सबके लिए कॉमन होते हैं, जैसे बाल गिर रहे हैं, जिल्द जो है उसमें वो ग्लो नहीं आ रहा है, दाग धब्बे हैं, दाने हैं, या मौसम जो है उसकी वजह से स्किन जो है वो खराब हो रही है। और उससे भी ज़्यादा हम ये नहीं समझ पा रहे होते कि ये हम जो प्रोडक्ट हमें दिखाई जा रही होती हैं उनको इस्तेमाल करके बेहतर हो सकते हैं, या हम इंटरनली जो हमारी सेहत वो इसके ऊपर जो है ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो ग्लो जब तक अंदर से आप ठीक नहीं होंगे आपकी स्किन पे नहीं आएगा। और आजकल हम ये भी जान रहे हैं कि लोग कहते हैं कि जब मौसम चेंज होता है तो बाल जो है वो बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, थिन हो रहे हैं। और फिर उसके बाद जब मैं हमारे जो गेस्ट आए हैं उनसे बात करी थी, ये तो सब ठीक है लेकिन कुछ ट्रेंड भी चल जाते हैं ना, उसके पीछे भी हम भाग रहे होते हैं। तो क्या सही है और क्या गलत, इसका मुआवजा हमें करके बताएंगे जो हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। आपको पता है कि एस्थेटिक फिजिशियन हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर बिलाल शम्स, इनसे मिलते हैं और जानते हैं, क्योंकि इनकी डिमांड वैसे तो बहुत ज़्यादा है लेकिन आज हमारे प्रोग्राम में ज़्यादा है, क्योंकि वो जो बातें बता के जा रहे हैं वो वही सवाल आते हैं जो आपने हमसे पूछे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे डॉक्टर बिलाल? वालेकुम अस्सलाम मानूर, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपनी नींद को थोड़ा कुर्बान करके हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं और इसलिए शुक्रिया आपका। और उससे बढ़कर ये कि आप जब टाइम निकाल के आते हैं ना, तो आप खाली मेरे लिए, हमारे प्रोग्राम के लिए नहीं, वो लोग जो आपको सारे वहाँ पे आप तक नहीं पहुँच पा रहे हैं ना आपकी क्लिनिक तक, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। तो ये बताइए, हम यहाँ से शुरू करते हैं कि जब हम चेहरे की बात कर रहे होते हैं, खासतौर से यंगस्टर्स की बात करें, तो हमारे यंगस्टर्स को जो शिकायत होती है वो कहते हैं भाई एक्नी बहुत है, कील मुहासे निकले हुए हैं, छाइयाँ पड़ जाती हैं, वो फिर उस तरह से वो ट्रीट नहीं कर पाते हैं, फिर वो कहते हैं मौसम की तब्दीली है। लेकिन आखिर ये चेहरे पे दाने निकलने की बुनियादी वजूहात क्या हैं? जी, ये बहुत कॉमन सवाल है और बहुत आजकल पूछा भी जाता है। एक्नी का जो इशू है वो टीन एज में बहुत ज़्यादा होता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये मल्टी फैक्टोरियल है जी। ऑयली स्किन, फैमिली हिस्ट्री, इसके अलावा ये टीन एज और इंक्रीज सीबम प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें, हार्मोन्स, ये बहुत रोल प्ले करती हैं। जब आप इस फेज़ में एंटर होते हैं उम्र के टीन एज में, तो आपके जिस्म के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाते हैं। कुछ गदूद हैं जिसको हम सिबिशियस ग्लैंड्स कहते हैं, जो तेल पैदा करते हैं जी। जो अक्सर फेस के ऊपर, अपर चेस्ट के ऊपर, शोल्डर्स और अपर बैक के ऊपर पाए जाते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं। इसी तरह साथ साथ जो आर्म पिट्स के अंदर कुछ स्वेट प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स है वो भी एक्टिव हो जाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। तो होता यह है कि बहुत ज़्यादा सीबम यानी तेल पैदा होना शुरू हो जाता है और वो खुलिए जो पोर्स के आसपास पड़े हुए हैं वो हटते नहीं हैं, जिसकी वजह से पोर्स बंद हो जाते हैं और उसके अंदर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन शुरू हो जाती है। वो वहाँ पे इस सीबम को तोड़ देते और उस सीबम से फिर फैटी एसिड्स जो है ना वो इरिटेटिव फैटी एसिड्स बन जाते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन, सिबिशियस ग्लैंड या तेल पैदा करने वाले गदूद में इन्फ्लेमेशन या सूजन शुरू हो जाती। उसी सूजन को तेल पैदा करने वाले गदूद का जो इन्फ्लेमेशन है उसको एक्नी कहा जाता है। सही। ये टीनेज में ज़्यादा होता है, ऑल्दो ये किसी भी एज में हो सकता है। इवन एक बच्चे को, एक नौज़ायदा बच्चे को भी जो माँ की तरफ से उसमें कुछ हार्मोन्स आ जाते हैं उसमें भी हो जाता है, लेकिन टीनेज में ये बहुत कॉमन इशू है। जी, जब टीनेज की हम बात करें तो हमने देखा कि अक्सर लड़कियां कंप्लेन करती हैं कि भाई यहाँ पिंपल निकल आया है, एक्नी हो गई बहुत। मगर डॉक्टर साहब देखने में आया है कि जो यंग लड़के हैं खास तौर से उनके स्किन पे आजकल बहुत ज्यादा दाने या बंच की सूरत में आप कह लें, तो क्या वजह कि लड़कों को क्यों ये ज्यादा शिकायत होती है? नहीं, इक्वली लड़कों और लड़कियों में इक्वली ये पाया जाता है, लेकिन इसका एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी होता है। अगर टाइमली ट्रीट ना हो तो वो निशान छोड़ जाते हैं, खड्डे निकल आते हैं उसकी वजह से चेहरे के ऊपर। और एक्नी के तो बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, नोड्यूलोसिस्टिक है, एक्नी कॉन्ग्लोबेटा है, उसमें बड़े बड़े सिस्ट बन जाते हैं, पेप्यूल्स, पस्चूल्स, कॉमेडोन्स, जिसको ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स कहा जाता है ना, वो चेहरा इतना बदनुमा हो जाता है। और अगर टाइमली ट्रीट किया जाए तो फिर वो जो आपके ग्लास स्किन वाला कंसेप्ट है ना, उसको फिर अमली जामा पहनाया जा सकता है। तो ग्लास स्किन कॉन्सेप्ट
इस एज से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब ये आपने कहा कि इतना सिवियर हो जाता है, माइल्ड भी है, मॉडरेट भी है, सिवियर भी है, तो अगर आप माइल्ड से ही बताएं हमें कि इसकी ट्रीटमेंट किस तरह है, फौरी किस तरह ट्रीटमेंट की जा सकती है, घर पे रहते हुए या फिर फौरन आपको डॉक्टर के पास जाना है, जी। तो और हमारी फिर इस तरह ग्लास स्किन कैसे हो जाएगी? जी जी, बिल्कुल सही बात है। अगर तो एक्नी बहुत सिवियर है तो फिर तो आपको सीधा सीधा डॉक्टर के साथ ही कंसल्ट करना पड़ता है। बल्कि माइल्ड से भी ही मैं कभी एडवाइस नहीं करूँगा कि लोग अपने आप का ट्रीटमेंट खुद शुरू करें, लेकिन घर पे क्या किया जा सकता है कि क्लिनजिंग, ताकि वो जो पोर्स बंद ना हो, किसी सोप से या फेस वॉश से जो ऑयली स्किन्स के लिए बनाई गई हो, उससे सुबह और शाम जो है ना वो क्लिनजिंग ज़रूर करें, सफाई जिसे कहते हैं ना। अब हमें अल्लाह पाक की तरफ से 5 बार जो है ना नमाज और वज़ू करने का कहा गया है। वो क्या है बेसिकली? वो क्लिनजिंग है, सफाई है। जब आप बहुत ज़्यादा ऑयल को यहाँ रहने नहीं देते हो, उसके ऊपर फिर डस्ट पार्टिकल्स को रहने नहीं देते हो, तो वो पोर्स ब्लॉक नहीं होते। वो एक तरह से एक्ने का प्रिवेंशन तो सीधा सीधा क्लिनजिंग और फेस वॉश से स्टार्ट होता है, चेहरे को धोने से। ये एहतियात ज़रूरी है। जी हाँ, ये बड़ा ज़रूरी है। और साथ में कुछ और जो स्किन केयर रूटीन्स हैं ऑयली स्किन के लिए, अगर वो भी यूज़ किया जाए, मसलन कुछ लड़कियां जो है ना रात को सोते हुए मेकअप वॉश नहीं करती, अब वो जमा रहता है और स्किन आपको पता है ना, अगर उसके ऊपर कोई डर्ट हो या मेकअप हो, दे बिहेव सेम। वॉश करना बड़ा ज़रूरी है सोते हुए। तो ये सारी चीज़ें और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई अच्छा फेस वॉश हो या अच्छा साबुन हो, आप पानी से भी अपने आप ड्राई स्किन कर सकते हैं। ऑयली असल मसला ये है कि ऑयल ना हो स्किन के ऊपर, जब भी आपका जी ऑयल नहीं रहने देना, इंक्रीज सीबम जो प्रोड्यूस हो रहा है ना उसको वॉश आउट करते रहना। अच्छा, ये अक्सर होता है कि बाज़ लोग के बिल्कुल स्किन नीट एंड क्लीन है, लेकिन अचानक से उनके जो है ना स्किन पे दाने नजर आने लगते हैं, पिंपल्स जिसे कहते हैं। तो पिंपल्स जो है उसको फौरी ट्रीट करने का क्या है? लोग अक्सर क्या करते हैं, उसको प्रेस करते हैं और उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं कि फौरी उसको ख़त्म कर दें। तो क्या है ये जो एक्नी को तोड़ने वाली बातें हैं, होता है ना ऐसा? जी, जिसको हम कहते हैं एक्नी एक्सकोरी, पिंचिंग कर रहे होते हैं। उस पिंचिंग से क्या है, इरिटेट कर रहा है हमें, इसलिए वो यही उनका एक लॉजिक होता है। लेकिन ये जो एक्नी एक्सकोरी, एक्सकोरिएशन, पिंचिंग, उससे परमानेंट एक दाग बन जाता है चेहरे के ऊपर, और वो फिर आपका ग्लास स्किन जो वो ख्वाब है ना वो कभी पूरा नहीं हो सकता। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने कहा कि एक तो क्लींजिंग सबसे पहली चीज ये है। हमारे यहाँ देखने में आता है कि जब बच्चों को दाने वगैरह निकल आते तो माएँ कहती हैं पानी जो है उसका इंटेक बढ़ा दो, इस तरह की चीजें वो कहती हैं। और कोई स्किन पे लगाने के लिए कोई चीज बताइए जो हम नेचुरली घर पे अगर बना के लगा सकें, या फिर आप कोई मेडिसिन ऐसी जो आप समझते हैं कि फौरी इफेक्ट करती है। मानूर वैसे तो मेडिकेशन ऑनलाइन विदाउट एनी कंसल्टेशन आपको देख के ही करना पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। जो है ना वो एथिकली करेक्ट नहीं है। घर पे रहते हुए क्या एहतियात करें? घर पे रहते हुए जो है ना नॉर्मली जो चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास, अमूमन मैं तो अवॉइड बचाता हूँ लोगों को ना कि ये ना लगाएं, बेसन का पानी, फलाना और ये और वो रेमेडीज। जी, ये रेमेडीज ये अक्सर ले डूबती हैं। और बच्चे बेचारे ये जो टीनेजर्स हैं वो किसी के कहने में आ जाते हैं कि ये मैंने ये अप्लाई कर दिया, और किसी ने हमें रेटिनॉइड बताया, एडाप्लिन बताया, क्लिंडामाइसिन बताया, टॉपिकल बाकी वो ये सारी चीज़ें जो है ना कभी कभार इरिटेट भी कर जाती है स्किन को। तो बेहतर तो ये है ना कि ये कोई ऐसा इशू नहीं कि बड़ा माइल्ड सा है और आप खुद ही घर से इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने लग जाएं। माइल्ड को भी डॉक्टर के जरिए ही ट्रीट करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, एक्ने के बाद जो सबसे बड़ा मसला आता है, अभी आपने खुद बताया कि अब जब खुद से आप पिंपल को ट्रीट कर रहे होते हैं तो आपको उसको दाग धब्बे रह जाते हैं, तो उन दाग धब्बों को दूर करने की क्या तरकीब है या क्या करना चाहिए उसके लिए? एक तो दाग धब्बों को फर्दर बढ़ने से रोकने के लिए आपका सन ब्लॉक का इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है। सन ब्लॉक अराउंड द SPF 50 के अराउंड ये अगर हो तो, और फिर उसका प्रॉपर इस्तेमाल। सपोज़ अगर आपका स्किन ऑयली है तो सीबम कंट्रोल जेल सन ब्लॉक, ये ट्रांसपेरेंट सन ब्लॉक होते हैं,
जो कि इंक्रीज सीबम या तेल को भी प्रिवेंट करते हैं। अच्छा। अच्छा, ये सन ब्लॉक सीबम कंट्रोल जेल आप इंडोर भी लगा सकते हैं। अब घर के अंदर तो धूप नहीं है, जी। लेकिन वो सीबम प्रोडक्शन कम होती है, तो उससे ये फ़ायदा भी मिलता है आपको। तो सन ब्लॉक को जहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा हर 2 घंटे बाद इस्तेमाल करें, या स्वेटिंग ज़्यादा हो, वॉश आउट हो रहा हो, बह रहा हो, तो आप 2-2 घंटे बाद के इस्तेमाल से कर लें। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर एटलीस्ट 2 दिन में 2 दफ़ा कर लें, सुबह घर से निकलने से पहले अच्छा। और ज़ुहर के टाइम वज़ू के बाद फिर से रीअप्लाई कर दें। डॉक्टर साहब। एक तो पिगमेंटेशन के लिए पहला स्टेप सन प्रोटेक्शन है, फोटो प्रोटेक्शन। दूसरा कुछ ऐसी चीज़ें जैसे आम तौर पे अवेलेबल नियासिनामाइड हो गया, ये बेहतर है पोर्स रिडक्शन में भी और थोड़ा बहुत सन ये पिगमेंटेशन रिडक्शन में। कभी सुर्खी का एलिमेंट भी होता है, फेशियल एरिथीमा, उसमें डॉक्टर्स आपको ना एजेलिक एसिड वगैरह बता देते हैं, लेकिन ख़ुद से कभी यूज़ नहीं करना, डॉक्टर के हिदायत के ऊपर ही इस्तेमाल करना चाहिए। जी जी डॉक्टर साहब, अभी आपने इस तरह पिगमेंटेशन के बारे में बताया कि आप एक तो सनब्लॉक यूज़ करें और फिर आपने कहा नियासिनामाइड उसको अप्लाई करें। ये मैं अभी आप ब्रेक पे जा रही हूँ, वापस आती हूँ तो मैं आपसे पूछती हूँ कि इसको अप्लाई किस तरह करना है, सनब्लॉक लगाने के बाद या उससे पहले लगा सकते हैं इसको। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा आप हमारे। जी ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक। और डॉक्टर बिलाल शम्स हमारे साथ हैं और उनसे मैं बात करूंगी कि अभी जो मौसम चेंज हुआ है ना, खासतौर से कराची का, इस्लामाबाद का भी चेंज है बेशक, लेकिन कराची का जो चेंज हुआ है ना, तो इसमें कहते हैं कि जब बारिश का मौसम हो तो वैसे ही कराची में आपको पता है समंदर की हवाएं होती है तो नमी होती है, तो नमी में जो है जिल्द के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और उसमें ज़्यादातर लोग जो शिकायत करते हैं उन्हें समझ नहीं आता कि अगर एलर्जी हो रही है किसी किस्म की तो एक्जिमा है या फिर फंगस है, तो क्या बताएंगे किस तरह पता चले हमें कि मसले मसाइल जो ये स्टार्ट जो हो रहे हैं। मॉइस्ट इन्वायरमेंट है एक्जिमा के लिए तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा, अच्छा है जी, ये ह्यूमिड इन्वायरमेंट, ड्राइनेस नहीं होती जी, फिर। लेकिन फंगस के लिए बहुत बुरा है, क्योंकि फंगस जो है ना वो ग्रो करता है हॉट ह्यूमिड इन्वायरमेंट के ऊपर। फंगल इन्फेक्शंस इस मौसम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। गोल गोल पैचेस की शक्ल में वो फैल रहे होते हैं, दायरों की शक्ल में, कभी हाथों पे, कभी बच्चों के स्कैल्प के ऊपर, फेस पे, बॉडी पे, और स्पेशली ग्रोइन एरिया में जो हिडन एरियाज़ हैं वहाँ पे ये फंगस उसकी ग्रोथ होती है। और अमूमन ये फैमिलीज़ में फैलता भी है, अगर हस्बैंड को तो वाइफ को भी लग जाता है। और इस सूरत में लोग इसके ऊपर जो भी क्रीम अवेलेबल हो, चाहे वो स्टेरॉयड हो, कुछ भी हो, तो वो लगाना शुरू कर देते हैं। उससे होता क्या है कि थोड़ा बहुत उसकी सुर्खी वगैरह तो छुप जाती है कुछ अरसे के लिए, रिलीफ मिल जाता है, लेकिन वो फैलता रहता है बैकग्राउंड में और वो बढ़ रहा होता है। और आखिर में फिर जब आप उसको ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, जो स्किन स्टेरॉयड का आदी हो चुका होता है वो फिर स्टेरॉयड मांग रहा होता है। तो फंगस के अगेंस्ट आजकल जो एंटी फंगल मेडिकेशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आया हुआ है। जो पहले हम दवाइयाँ देते थे, टर्बेनाफेन, कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल वगैरह, वो काफ़ी रेजिस्टेंट हो गई हैं। अब नॉर्मल जो एंटी फंगल एजेंट्स है, चाहे ओरल हैं चाहे लगाने वाली हैं, उससे काफ़ी रेजिस्टेंस आने की वजह से हमें मजबूरन पेशेंट्स को महंगे एंटी फंगल्स लिखना पड़ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू। तो अगर ऐसा कुछ है तो कोशिश करें पहले डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर ताकि के वो पास जाएं, आपको सजेस्ट कर सकता है, वो डिफरेंस बता सकता है कि फंगस क्या है और एक्जिमा क्या है, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस क्या है, किस तरह डिफरेंशिएट। मैं एक जनरल रूल बता देता हूँ जी कि अगर तो अमूमन कॉलर है, कॉल ले लें फिर इसको जी हम कंटिन्यू बिल्कुल, करते हैं। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? लाइन ड्रॉप हो गई, काफी देर से वेट कर रहे थे, फिर से मिलाने की कोशिश करिएगा। जी तो अमूमन ये जो दोनों साइड्स पे डिजीज बायलेटरल सिमेट्रिकल हो तो, और क्रोनिक हिस्ट्री हो लंबे अरसे से, और फैमिली में भी हो, तो अमूमन एक्जिमा ऐसे ही प्रेजेंट करता है। जी बचपन में भी एक्जिमा की पैचेस, ड्राइनेस, उससे ऊजिंग आ रही है, उसमें इचिंग सिवियर हो रही है, और दोनों हाथों, दोनों पाँव पे, कभी फेस पे, इन एरियाज़ पे आ रही होती है बचपन से, और बड़े होके भी आ रही होती है। और अमूमन
कुछ जो घरेलू खवातीन है जो किचन में किचन काम में काम करती हैं, करती हैं। डिटर्जेंट वगैरह से फ्लेयर अप होती हैं, तो ऐसे सूरत में ये अमूमन एक्जिमा होता है। लेकिन अगर एक पार्ट ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व हो, यूनिलेटरल हो, सिमेट्रिकल ना हो, यानी ये एक हाथ पे दूसरे पे नहीं है, एक बाजू पे दूसरे पे ये नहीं है, फंगस है। अमूमन और गोल शक्ल में, तो अमूमन फंगल इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं। ये ओके। मतलब आल दो फिर भी आम आदमी डायग्नोज नहीं कर पाएगा, लेकिन ये कुछ क्लूज हैं, कुछ हिंट्स हैं। सही। तो खुद से कोई चीज़ें अप्लाई करना ना शुरू किएगा। आपने ये बिल्कुल ज़रूरी सही है। बात की डॉक्टर साहब, लेकिन मसला ये होता है ना, घर में रिलीफ के लिए फौरन उन्हें समझ नहीं आता इंस्टेंट क्या करें ना। जी। तो इसलिए आपसे ये बात भी पूछना चाह रही थी मैं कि इंस्टेंट रिलीफ अगर चाह रहे हो जब तक आपके पास आए, जी। उससे पहले क्या करें? अब तो अमूमन शहरों के अंदर तो पहले से था, अब तो छोटे छोटे देहात में भी ना जो रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पे इवनिंग और नाइट शिफ्ट में डॉक्टर्स ज़रूर होते हैं। तो कोशिश ये बेहतर करेंगे ये डॉक्टर कि- के पास जाएं। जी, जी। कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। सादिया हैं मुल्तान से, कैसी हैं जी सादिया, क्या पूछेंगी? अस्सलाम वालेकुम, मैं सादिया बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी सादिया साहिबा, क्या पूछेंगी? बाल बहुत गिरते हैं, बाल भरते नहीं है, बालों की वजह से बहुत परेशान हूँ। ओके, और कोई? करते वक्त टूटते बहुत है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। एज कितनी है आपकी सादिया? एज 30। ठीक है सादिया, आपको बताते हैं, बहुत शुक्रिया कॉल और करने सिर्फ के बाल लिए। गिर रहे हैं, चेहरे पे बालों की ग्रोथ भी हो रही है सादिया? अच्छा, वो अपने चलें, बालों लाइन की ड्रॉप हो उनकी गई। कंप्लेन थी कि जी हाँ, 30 जी हाँ। इयर्स की हैं और बाल, अभी मैंने बालों पे बात भी करनी थी जी आपसे। हाँ। चलिए सादिया के सवाल का जवाब ये देते हैं। एक ऐसा इशू है फीमेल्स के अंदर कि सर पे बाल कम होना शुरू हो जाते हैं और चेहरे पे हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है। अच्छा। अमूमन मेल कैरेक्टर फीमेल के अंदर नजर आना शुरू हो जाता है। अब मेल कैरेक्टर क्या है? दाढ़ी जी, मूंछों का जी। आ जाना और सर पे गंजपन का शुरू हो जाना, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंड्रोजन्स होते हैं। जो आपके मेल हार्मोन्स है ख़वातीन के अंदर, उसका असर पड़ जाता है। जब आप टेस्ट कराते हो, अमूमन टेस्ट में हार्मोन के लेवल्स नॉर्मल आते हैं, तो पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मैंने तो हार्मोन के टेस्ट कराए हैं, वो तो क्लियर हैं, उसमें तो कुछ भी नहीं है। तो हम बताते हैं कि आपके हार्मोनल के जो हार्मोनल टेस्ट है ना, उनको उनके लेवल्स तो नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन उनका इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है, जिसको हम कहते हैं एंड ऑर्गन रिसेप्टर सेंसिटिविटी। यानी नॉर्मल लेवल के बावजूद वो हार्मोन ज़्यादा एक्ट कर रहा है आपके हेयर फॉलिकल्स के ऊपर। यहाँ से बाल जड़ आ रहा है जी। और फेस के ऊपर हेयर ग्रोथ हो रही। अमूमन ये अकेले नहीं होते, इसके साथ वेट गेन का भी एलिमेंट शुरू हो जाता है, गर्दन काली होना, फेस पे दाने आना शुरू हो जाना, ये सारी चीज़ें कभी एट द सेम टाइम और कभी वन बाय वन एड अप होना तो शुरू हो इसके लिए जाती सादिया है। को करना चाहिए कि पहले अपना टेस्ट कराएं हम, जी, उसके पहले बाद खुद से ट्रीटमेंट। टेस्ट ना कराए, पहले एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाए कि वो देख ले कि हार्मोन्स की वजह से हो रहा है या कभी ट्रैक्शन एलोपेशिया हम कहते हैं, वो जोर से पोनी बांधना पीछे की तरफ, ओके। जिससे ये फ्रंटल एरिया के बाल है ना, ये खिंचते रहते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी करते हैं कि जो डोमिनेंट हैंड है जिससे वो काम कर रहे हैं, जिससे वो लिखाई कर रहे हैं, उस साइड के बाल उनके कम होना शुरू हो चुके होते हैं और पेशेंट के जो अटेंडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं, वो पेशेंट ले आता है, डॉक्टर साहब ये मेरे बच्ची को क्या हो रहा है? तो इसको हम इस कंडीशन में हम इसे कहते हैं ट्राइकोटिलोमेनिया। बंदा या बंदी खुद अपने बाल नोच रहा है। और उन्हें पता ही नहीं होता। कुछ मेल्स हैं जो मूछें नोच रहे होते हैं, दाढ़ी जो इजीली एक्सेसिबल एरियाज हैबिचुअल हुए हुए होते हैं। जी, हैबिचुअल एक हैबिट पकड़ी होती है और वो डिनाई करता है पेशेंट के मैं नहीं कर रहा, लेकिन वो अनइंटेंशनल उनसे हो रहा होता है। ये भी वजह होती है। जी जी। डॉक्टर साहब, कॉलर हैं, जैन है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जैन, क्या पूछेंगे डॉक्टर साहब से? बस मैं पूछ रहा था, ये मेरे बाल झड़ते हैं सामने फ्रंट पैर से। ओके, एज कितनी है आपकी जैन? 22 साल। 22 साल के हैं। और आपकी फैमिली के अंदर आपके सिबलिंग्स, आपके अंकल्स वगैरह, फादर का, इन सब के अंदर ये कोई इस तरह की हिस्ट्री है? नहीं सर, किसी की भी नहीं है, बस सिर्फ मेरे ही झड़ रहे हैं। जी, पैचेस की शक्ल में जड़ रहे हैं, गोल गोल पैचेस, या डिफ्यूज हेयर लॉस है?
ये सामने फ्रंट साइड से जड़ रहे हैं पीछे की तरफ। अच्छा, ठीक है। ठीक है, आपको जैन बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब। अमूमन मर्दाना गंजापन जिसको उर्दू में कहा जाता है, या मेडिकल टर्म यूज होती है इसके लिए एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, एंड्रोजन्स की वजह से। एंड्रोजन्स करते क्या है, जहाँ पे एंड्रोजन रिसेप्टर्स ज़्यादा पाए जाते हैं उस वहाँ पे सपोज ये फ्रंटल एरिया हो गया, क्राउन हो गया, यहाँ से गंजापन शुरू हो जाता है। तो ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स है। इस केस में हम डॉक्टर्स जो है ना पेशेंट्स को DHT ब्लॉकर्स देते हैं ओरली। आजकल तो टॉपिकल भी आ रहे हैं क्लास्कोटेरान वगैरह के नाम से, और साथ में कुछ इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स जब ज़रूरत पड़े उनकी, जैसे आपने ट्रेंड सुना है अभी आजकल एक्सोसोम्स का। एक्सोसोम से पहले PRP PRGF वगैरह होते थे, लेकिन आजकल एक्सोसोम्स का एक बहुत एक आप यूँ कह लें कि एक मैजिक ड्रग है। बट अगेन ये हम कम्बिनेशन में देते हैं, और पहले जो पेशेंट का एक्चुअल एवेलुएशन है, जो डायग्नोसिस है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कोई ट्रीटमेंट हो उसके बाद ट्रीटमेंट, और साथ में कंप्लायंस कि जो चीज़ आप मरीज को बता रहे हैं वो लगा भी रहा है या नहीं, वो खा भी रहा है या नहीं, और वो टाइम पे आ रहा है या नहीं। कंप्लायंस इतना इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर बेहतर से बेहतरीन चीज़ भी क्यों ना एडवाइस करे, अगर पेशेंट डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो नहीं करता तो रिजल्ट्स कभी नहीं आते। ठीक है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और जो फैसलाबाद वाला भाई है उनको मैं एडवाइस यही करूँगा कि अगर तो आप नियरेस्ट आपका कोई डर्मेटोलॉजिस्ट है उन तक एक्सेस है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ जाएं, अपना चेकअप करवाएं कि आपको लगाने वाली खाने वाली दवाइयाँ या फिर इंजेक्टेबल्स एक्सोसोम वगैरह की ज़रूरत है नहीं है। कभी कभार तो ऐसे भी होता है कि कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो परमानेंट हेयर लॉस कर जाती हैं, जैसे कि लाइकन प्लेनोपाइलरिस। उसमें होता है कि इन्फ्लेमेशन या ऑटो इम्यून प्रोसेस की वजह से हेयर फॉलिकल्स ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, वो परमानेंट डैमेज उसकी हो जाती है। कुछ और कंडीशंस हैं जैसे डिस्कॉइड लूपस एरिथेमेटोस। इन सब का हल एक्सोसोम है? इन सब का हल एक्सोसोम नहीं है। हर बीमारी अलग तरीके से ट्रीट होती है। लेकिन ये सारी बातें, अब हेयर फॉल के बहुत सारे अप टू 100 काजेज हैं। डॉक्टर साहब, आम लोग पता क्या समझते हैं, वो समझते हैं कि बाल जो हैं अगर गलत शैम्पू इस्तेमाल कर लिया या गलत तेल इस्तेमाल कर रहे हैं शायद उसकी वजह से भी ये मसला आ सकता है। ये असल वजूहात जो आप कह रहे हैं वो जानना सबसे पहले जरूरी है ना। अच्छा, एक शैम्पू के ऊपर बात करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब मुझे कोई शैम्पू लिखते हैं ताकि मेरा हेयर फॉल रुक जाए। शैम्पू सिर्फ स्कैल्प क्लींजिंग करता है। शैम्पू का कांटेक्ट आपके स्कैल्प के साथ रफली कुछ सेकंड्स के लिए है। वो कोई कमाल नहीं कर सकता कि वो बालों की ग्रोथ कर देगा। सही। हाँ, लेकिन आपके स्कैल्प के कंडीशन की वजह से उस शैम्पू के कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो काम कर सकते हैं। मसलन आपका इची स्कैल्प है, आपका डैंड्रफ वाला, आपकी खुश्की सिकरी है, तो उस शैम्पू के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जैसे जिंक पायराथियोन है, जैसे सैलिसिलिक एसिड है, सेलेनियम सल्फाइड है, ये चीज़ें, या फिर कीटोकोनाजोल है। ये अगर आप करें तो फिर वो जो सेकेंडरी एक कंडीशन है ना, मतलब बाल गिरने के अलावा जो दूसरा एलिमेंट है खुश्की वाला, वो बेहतर हो जाता है। लेकिन शैम्पू खुद से हेयर फॉल नहीं रोक सकता। और वैसे भी आपको खुद से अपने लिए शैम्पू जो है वो नहीं रखना चाहिए जब तक आप बताएंगे नहीं डॉक्टर को जाके, उस वक्त वो आपके लिए सजेस्ट नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और सारी बात का हल यही है, चाहे आपकी स्किन हो, नेल हो, हेयर हो, उस सब के लिए आपको पहले ये जानना जरूरी है कि उसमें मसले मसाइल जो हो रहे हैं वो डॉक्टर उस पर क्या जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका हमारे प्रोग्राम में आप आए और टाइम निकाला आपने। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप साथ में रहिएगा हमारे साथ।